नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। नए कानून में पहली बार की गई आतंकवाद की व्याख्या, राजद्रोह को देशद्रोह में बदला। नए कानून के तहत तय समय सीमा में होगा मामलों का निपटारा। गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों का मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। लोकसभा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 बिल भी लोकसभा से हुआ पारित। राज्यसभा सभापति की मिमिक्री मामले में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर जताया दुख, कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के प्रति व्यवहार को सीएम योगी ने अशोभनीय, असंसदीय और अक्षम्य आचरण दिया करार। विपक्ष के व्यवहार की सीएम योगी ने की निंदा। लोकसभा से 2 और सांसद हुए निलंबित। सांसद एम आरिफ और सी थॉमस को किया गया निलंबित। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 341 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है तैयार। घबराए नहीं, नया वेरिएंट है काबू में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे अयोध्या के दौरे पर। मंदिर निर्माण प्रगति और अयोध्या के विकास कार्यों का लेंगे जायजा। अयोध्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिकाएं लगाए जाने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लगाई जाएंगी पट्टिकाएं। गोरखपुर में सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योजनाओं के लाभ से लोगों का वंचित होना लोकतंत्र पर था गंभीर प्रश्न। 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में सबको देना होगा योगदान। आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी होगी दूर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 601 चिकित्सा अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया की पूरी, जल्द होगी तैनाती। लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण से जुड़े अभियंताओं को रात में अपने क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करने का दिया निर्देश। दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिन्हित किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट। पर्यटन विभाग ने मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर के पास गंगा किनारे पक्का स्नान घाट और पाथवे बनाने को दी मंजूरी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि 48 करोड़ रुपए की धनराशि की गई स्वीकृति। प्रदेश में पहली बार 1 अक्टूबर से शुरू की गई मक्का खरीद है जारी। अब तक 4,354 मीट्रिक टन से ज्यादा की हुई मक्का खरीद। गाजियाबाद में सांसद सांस्कृतिक समागम 2023 का आयोजन किया गया। गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ी की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डायरियों पर आधारित पुस्तक का लखनऊ में किया गया विमोचन। पुस्तक को उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है। इस किताब में पूर्व राष्ट्रपति के अनुभवों और राजनीतिक उतार चढ़ाव को साझा किया गया है। बरेली जिला अस्पताल में अब निजी अस्पतालों की तरह मिलेगी चाइल्ड वार्ड की सुविधा। गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को त्वरित इलाज के लिए लगाए गए मल्टीपैरा मॉनिटर। उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहा है अमेठी का सकारात्मक माहौल। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान साइन किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के मामले में अमेठी का प्रदेश में तीसरा स्थान। तमिलनाडु में भारी बारिश से कुछ क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल राहत और बचाव कार्यों में जुटे। 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सुनाई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 57,000 स्थान एवं 762 से ज्यादा नगर इकाइयों में ये यात्रा पहुंचेगी और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे और उसी क्रम में ये यात्रा आयोजित की जा रही है। गैस पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब पहले गैस नहीं था। जब से गैस मिल गया तब से हम लोग बहुत सुरक्षित रहते हैं। पहले नहीं था, कच्चा मकान था, फिर पड़ रहा था, मिल गया है अपना बर्बाद। आपके और हमारे उत्तर प्रदेश में भी 57,000 स्थानों पर और लगभग 762 से ज्यादा नगर इकाइयों में यह यात्रा पहुंचने वाली है और सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर जिन लोगों को लाभ मिला है उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसकी जानकारी हासिल करना और जिन लोगों को लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाना, यह मोदी जी की योजना को लेकर के विकसित संकल्प यात्रा चली है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे और उसी क्रम में जो उन्होंने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की योजना, अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा एक साथ समवेत स्वर में सभी को जोड़ते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जिन लाभार्थियों को मिला है वे बोलेंगे कि हाँ मुझे ये मिला है, जिससे अन्य लोग प्रेरित हो सके कि हाँ उससे मिला है तो मुझे भी मिलेगा। देश को पूर्ण विकसित बनाने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जहां ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं पात्रों के द्वारा लाभ भी लिया जा रहा है। हापुड़ जनपद के गांव दस्तोई निवासी रईसुद्दीन एक मजदूर हैं और लोगों के बाल काटकर अपने परिवार का पालन करते हैं। रईसुद्दीन ने बताया कि वो गुर्दे के दर्द से काफी परेशान थे क्योंकि उनके गुर्दे में पथरी थी। वो दवा कराने में असमर्थ थे। उनका आयुष्मान भारत योजना में नाम आया और आयुष्मान कार्ड बना, जिसके माध्यम से उनका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे पेट में पथरी थी जिससे मैं बहुत पीड़ित था। मैं डॉक्टरों के पास बार बार जाना पड़ता था मगर मेरा उपचार नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि आयुष्मान कार्ड द्वारा मेरा ऑपरेशन निःशुल्क किया जा सकता है और जब मैंने फिर अपना ऑपरेशन निःशुल्क आयुष्मान कार्ड द्वारा कराया और मैं आज बिल्कुल सक्सेसफुल हूं और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे पापा पहले बहुत बीमार रहा करते थे। हमारे पास पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए पापा को आयुष्मान कार्ड से की सुविधा मिली। उससे पापा को ऑपरेशन हुआ। उनको बहुत समस्या हो रही थी, उनके फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उन्हें जब से सकून नहीं आता अपना काम भी करते हैं। उससे पहले कोई नहीं देखता था। प्रधानमंत्री की तरफ से ये आयुष्मान कार्ड से ही ऑपरेशन हुआ था। जब से ठीक है।
रामपुर के नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पहुंचे कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख व जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी में लाभार्थियों को मिले नए आवास की चाबी व स्वीकृति पत्र सौंपे। इस अवसर पर राज्य मंत्री औलख ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार निर्धन असहायों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर उनको लाभ पहुंचा रही है ताकि आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश में साकार रूप प्रदान करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। और हमारे समाज के सबसे जो गरीब लोग हैं, जिनको इस योजना की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पारदर्शी तरीके से बिना किसी को पैसा दिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के तहत आप सभी लोगों को, ये जो गरीब लोग हैं हमारे ऐसे भाई बहन, उनको ये आवास मिले, उसके लिए लगातार प्रशासन को निर्देश है। और उसी के क्रम में ये सीधे खाते में पैसे जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा की जाती है। आवास की चाबी और उनके खातों में पैसा ऐसे सम्मानित मेरी बहनों और मेरे सम्मानित यहाँ के नागरिक हैं, पत्रकार बंधु। अभी डीएम साहब ने विस्तार से बताया कि सबको आवास देने का काम जो है सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कोई भी छत के बगैर ना रहे, आपको मकान देने का जो काम सिलसिला चल रहा है वो आगे चलता रहेगा। श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर राम भक्त अपने अपने तरीके से सहभागी होना चाहता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आने वाले अनवरत श्रद्धालुओं को अमावा मंदिर में भोजन कराया जाएगा। अब तक 30 लाख लोगों को यहां भोजन कराया जा चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के निर्माणाधीन मंदिर में हर राम भक्त अपने अपने तरीके से सहभागी होना चाहता है। कोई राम भक्तों की सेवा करना चाहता है, कोई राम भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना चाहता है, कोई अपनी अन्य विधाओं से भगवान राम की सेवा करना चाहता है। अमावा के इस राम मंदिर में प्रतिदिन जो भी राम भक्त आते हैं, अगर भूखे हैं तो उन्हें भोजन का यहाँ इंतजाम मिलता है। 10 प्रकार के शुद्ध व्यंजन उन राम भक्तों को खिलाए जाते हैं। प्रतिदिन चलने वाली इस व्यवस्था और तमाम सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर पंकज जी है हमारे साथ, जो अमावा राम मंदिर में इस भोजन व्यवस्था को देखते हैं और चलाते हैं। जय सिया राम। ये राम रसोई में जो भी बाहर से रामलला के दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए ये भोग प्रसाद की व्यवस्था है। इसमें 10 व्यंजन हम लोग परोसते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 15 जनवरी से यही सुविधा 9 बजे से लेके 9 बजे रात तक की जाएगी। कब तक व्यवस्था चलेगी? ये भगवान जाने, अनवरत अभी तक चल रहा है, निर्विघ्न चल रहा है। और हमारा कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि ये जो है अनवरत चलता रहे, कि राम भक्त यहाँ से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन कर करके खुशी खुशी यहाँ से अपने घर को जाएं और एक स्मृति के रूप में, एक याद के रूप में उनके मानस पटल पर ये रहे। और ये हम लोग हो भी रहा है। दिसंबर 2019 में अमावा राम मंदिर में राम भक्तों को प्रसाद देने की परंपरा शुरू हुई थी। कोरोना काल के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, लोग सड़कों पर थे, उस काल में भी इस अमावा राम मंदिर से लोगों को भोजन प्रसाद दिया जाने का कार्य चलता रहा। अब तक 30 लाख लोगों से अधिक लोगों को प्रसाद देने वाला यह मंदिर आने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्तों को अनवरत भोजन कराने का लक्ष्य रखता है और निरंतर यह सेवा जारी रहेगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या की तैयारियों को लेकर सीधे चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास, जो वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, किस तरह की जो भव्य तैयारियां हैं वो अयोध्या में चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और आज वहां पर सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमें बताएं। देखिए दीप्ति, अगर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उसने ये कार्यक्रम बनाया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राजनीति भी अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको इस राजनीति के बारे में ही बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की बैठक में उन्होंने
लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें आमंत्रित करना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ठंड के मौसम में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाना उनके लिए उचित नहीं होगा स्वास्थ्य के लिहाज से। लेकिन इस चर्चा के बाद जो है उन्हें आमंत्रित भी किया गया और इसके साथ ही आज जिस तरह से खबरें हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो है अन्य राष्ट्रीय दलों के जो है नेताओं को भी यहाँ के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और इस आमंत्रण के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और साथ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है अयोध्या में उन सारी परियोजनाओं को, उन सारी योजनाओं को, उन सारे कार्यक्रमों को 20 तारीख से पहले पूरा कर लेना चाहता है, जिससे कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या एकदम नवीन निखर करके यहाँ पर दिखाई दे। और इसी सब तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ पर केवल प्रश्न सिर्फ रामलला के मंदिर निर्माण का ही नहीं है, बल्कि प्रश्न इस बात का ही है कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में, एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में किस तरह से विकसित करना है, उसके लिए भी कार्य योजना है। उस कार्य योजना के अनुरूप जो है अयोध्या के अंदर, अयोध्या के बाहर चारों तरफ लगातार जो है यहाँ पर विकास के कार्य चल रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं का यहाँ पर उतारा गया है। अभी 30 तारीख को जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जो है अयोध्या को चारों तरफ से जोड़ा जा रहा है। और आशुतोष, अगर बात की जाए काशी तमिल संगमम आने वाले अयोध्या को लेकर, तो वहां पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो। जी, जो वहां पर जो लोग तमिल और तेलुगु लोगों के लिए कुछ अलग तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जो शिला पट्टिकाएं हैं उनको उस भाषा में लगाया गया। माइलस्टोन्स की हम बात करें और जो अन्य तैयारियां हैं इन लोगों को लेकर, अगर हम खान पान की बात करें उसको लेकर किस तरह की जो और तैयारियां हैं वो वहां पर हो रही हैं? दीप्ति, बहुत ही अयोध्या जो है अगर हम कहें तो पूरी अयोध्या अगर आप घूम करके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि अयोध्या के हर कोने से मैं भारत के किसी अन्य भूभाग से गुजर रहा हूं। राष्ट्रीय एकीकरण का जो भगवान राम का स्वरूप था वह राष्ट्रीय एकीकरण आज पूरी तरीके से अयोध्या में दिखाई दे रहा है। चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे केरला से आए लोग हों, या फिर जो तमिल काशी संगमम के दौरान जो है वहां से आने वाले तीर्थयात्री हैं, वो सब अयोध्या आकर के तृप्त हो रहे हैं। आस्था में दीप्ति कभी जो है भाषा बाधा नहीं रही है, लेकिन तब भी सुगमता के लिए प्रशासन जो है नई अपनी व्यवस्थाओं को उन भाषा के लोगों को जो हिंदी या अंग्रेजी नहीं पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए अन्य भाषाओं में भी यहाँ पर जो है पत्थरों पर शिलालेखों को लगाया और लिखा जा रहा है, जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो सके। लेकिन काशी तमिल संगमम से लेकर के अयोध्या की जो मान्यता दक्षिण में रही है उस मान्यता के अनुरूप निश्चित रूप से अगर इस पर शोध भी किया जाए तो अयोध्या राष्ट्रीय एकीकरण के एक ऐसे मंत्र के रूप में उभरेगा जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो सकता है और बांध सकता है। दीप्ति जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। वाराणसी में हवाई यात्रा कराने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम बड़े कारण है। साथ ही बताया कि बहुत जल्द अयोध्या और आजमगढ़ एयरपोर्ट चालू कर दिए जाएंगे। लगातार तीर्थयात्रियों की, यात्रियों की बढ़त होती जा रही है। इसका एक कारण या बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण किया, अब काशी विश्वनाथ देखने के लिए विश्व से लोग आ रहे हैं, अपने देश से तो आ ही रहे हैं और एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इस बारे में हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता जी से। पुनीत जी, ये जो पिछले 2 सालों में बढ़ोतरी हुई है इसको आप कैसे देखते हैं और संख्या में किस तरह से है? नमस्कार जी। लास्ट 2 साल में हमने यहाँ पे यात्रियों में लगभग 20 से 30% की वृद्धि देखी है हर साल। 19-20 में करीब 1,70,000 यात्रियों ने वाराणसी एयरपोर्ट का सुविधाओं का यूज़ किया। उसके बाद 22 उसके बाद अगले वर्ष में इन्होंने 2,50,000 पैसेंजर्स ने वाराणसी एयरपोर्ट का यूज़ किया। इस साल जो मौजूदा तथ्य हमारे पास हैं आंकड़ों के हिसाब से अभी ये वर्ष पूरा होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन अभी तक हमने 2,90,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स का यहाँ पे स्वागत किया हुआ है। लगभग 20% की वृद्धि हम हर साल देख रहे हैं
और आगे भी हम डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में कई एयरपोर्ट है वो भी अभी चालू स्थिति में हो गए हैं। उसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं। आजकल तमिल संगम, काशी तमिल संगम समागम भी चल रहा है, जिसमें साउथ से, तमिलनाडु से बहुत सारे यात्री आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम डेफिनेटली इस आंकड़े को और आगे बढ़ाते जाएंगे। ये बता रहे हैं, चूँकि नोडल अफसर हैं इस तरफ के जो एयरपोर्ट हैं उनके, अयोध्या 25 दिसंबर को उसका उद्घाटन हो सकता है, और आजमगढ़ को चूँकि लाइसेंस मिल गया है तो वहाँ से भी उड़ानें जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। चित्रकूट और श्रावस्ती भी लाइन में हैं, तो इधर उत्तर प्रदेश में इतने ढेर सारे एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे, और जिनका श्रेय पुनीत गुप्ता जी को जा रहा है कि नोडल अफसर हैं और शीघ्र से शीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर जिले के तीर्थ केंद्रों में आदर्श बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम किया है। मथुरा की पुरातत्व धरोहरों का पूरा ध्यान रखा गया और इस मामले पर मथुरा में कृष्णकालीन कुंडों और प्राचीन स्थल का जीर्णोद्धार हुआ है। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और जानते हैं कि क्या कुछ खास इस समय की जो खबरें हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन औषधि योजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र आमजन के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। बरेली शहर में सरकार की ओर लगभग 10 ऐसे केंद्र संचालित हैं जहां जेनरिक दवाई मिलती है। इन केंद्रों पर लोगों को अन्य मेडिकल स्टोर के मुकाबले 50% तक सस्ती दवाई मिलती है। जो लोग पैसे के अभाव में महंगी दवाई नहीं खरीद पाते, उनके लिए ये केंद्र सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इन केंद्रों से नियमित रूप से गंभीर बीमारियों की दवाई खरीदते हैं और सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में ये केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें। औषधि केंद्र में जो जेनरिक दवाइयां हैं वो उपलब्ध रहती हैं और इन दवाइयों को वहां से लिया जा सकता है। काफी समय से यहाँ से जन औषधि केंद्र से जो है दवाइयाँ ले रहा हूँ। मेडिकल से जो हम पहले दवाई लेते थे और यहाँ से जो लेते हैं उसमें फाइनेंशियल पैसे का बहुत ज्यादा अंतर है। और दूसरी चीज ये कि जितनी फायदेमंद वो दवाइयाँ थी वही उतनी ही फायदेमंद ये दवाइयाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ हमें फायदा हुआ है, गरीब परिवारों को फायदा हुआ है कि हमें सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं और सारी सॉल्ट जो है वो अवेलेबल है। सभी तरह की दवाइयाँ यहाँ मिल जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। रेगुलर कस्टमर हूँ, यहाँ जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ लेती हूँ और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि ये दवाइयाँ बहुत सही रेट में यहाँ मिलती हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर बहुत महंगी है। वही दवाइयाँ आधे से कम रेट में यहाँ मिलती हैं और हमको बहुत बड़ा फायदा होता है। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर बेस काफी हमारा तो इस तरह से अब तक काफी अच्छा बढ़ा, मतलब दिन पर दिन रेगुलर बढ़ रहे हैं हमारे। और सरकार की बहुत ही अच्छी योजना चल रही है। हम चाह रहे हैं कि सरकार इस योजना को अच्छे से आगे बढ़ाए। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तीर्थराज प्रयाग में प्रदेश का पहला पानी पर तैरने वाला रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट पानी की लहरों पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला रेस्टोरेंट होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के इस रेस्टोरेंट के प्रबंधक टीपी सिंह ने बताया, इस रेस्टोरेंट में आने वाले इस वर्ष के माघ मेले के पहले इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और कुंभ में भी बड़ी संख्या में लोग इस रेस्टोरेंट का लुफ्त उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 40 से 50 सीटों वाला ये रेस्टोरेंट बड़ा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है, जो हमारे इस रेस्टोरेंट में दोनों चीजें उपलब्ध होंगी। इस रेस्टोरेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये है कि ये उत्तर प्रदेश में पहला रेस्टोरेंट होगा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो यमुना में आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा है और ये कंप्लीट हो गया है और इसको हम जनवरी के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट कर देंगे। इसमें 45 सीटर कैपेसिटी की व्यवस्था है, 45 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है ये। इसमें कॉन्टिनेंटल
और आपके इंडियन फूड, स्ट्रीट फूड, ये सारे तरह के फूड की व्यवस्था रहेगी। सारे तरह के खान पान इसमें परोसे जाएंगे। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में आयोजित राम कथा महोत्सव में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर कल शामिल हुए। रामकथा में कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने बताया कि संस्कारों के लिए स्वयं के आचरण से बच्चों को समझाया जाता है। बच्चों को यदि हम कोई संदेश देना चाहते हैं तो वे नहीं मानते, लेकिन जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। हम क्रोध करेंगे तो बच्चे भी क्रोध करेंगे, हम भजन कीर्तन करेंगे तो बच्चों पर भी उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। आज यहाँ श्री राजीव मिश्रा जी के माध्यम से जो श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज के श्रीमुख से कथा सुनने का सौभाग्य जिन लोगों को भी मिल रहा है, मैं उन सब को शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर से श्री राम कथा का जो आनंद है वह केवल थोड़ी देर जाकर के व्यासपीठ को प्रणाम करके कुछ बोल करके निकल जाने में नहीं है, बल्कि अच्छा ये रहता है कि श्री राम कथा को पूरे समय बैठकर सुना जाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने पहले जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता देखी और महिला बंदियों व बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने महिलाओं से जिला कारागार में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और महिला बंदियों को शॉल का वितरण भी किया। तत्पश्चात राज्यपाल आनंदीबेन कसाहाई गांव के नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र में बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित अन्नप्राशन व गोद भराई कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर 120 आंगनवाड़ियों को पोषण किट का भी वितरण किया गया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान को लेकर अब रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे की तरफ से जहां अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण हो रहा है, तो वहीं अब रेलवे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी स्पेशल ट्रेन चलाएगा, ताकि दूर दराज से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की तरफ से भी बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। इसको लेकर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों के निरीक्षण के पश्चात रेलवे के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाने को लेकर मंथन चला। आगामी दिनों में अयोध्या में बड़ी संख्या में टूरिस्ट और श्रद्धालु आएंगे। 22 जनवरी के बाद से अयोध्या में बहुत भीड़ आएगी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। फटाफट अंदाज में खबरों के साथ दोपहर 12 बजे सुपर फास्ट 100 में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।